2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज छत्तीसगढ़ से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज हम दस्तक दे रहे हैं बिलासपुर में, जहां की विकास की आधी अधूरी कहानियां आपको गली नुक्कड़ों में दिखाई देगी। मगर क्या इसके लिए महज हम डॉक्टर रमन सिंह सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, या कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी और कांग्रेस की रस्साकशी जिम्मेदार है? मेरे साथ इस वक्त पैनल पर 2 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता और महापौर वाणी राव हैं, और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक। आप दोनों का स्वागत है। मगर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को बताया है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला हो सकता है। ये खबरें लगातार आ रही हैं कि एक बड़ा नक्सली हमला हो सकता है, और इस तरह की आशंका जताई जा रही है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता राजन सिंह का, जो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजन, संक्षिप्त में बताएं किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है? अभी सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले चरण में जो मतदान होने वाला है 11 तारीख को, उससे पहले 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में बड़ा नक्सली हमला हो सकता है। ये खुफिया एजेंसियों ने सरकार को आगाह किया है और ये कहा है कि न सिर्फ वोटरों को डराया जाएगा, वोटरों पे हमला किया जाएगा, बल्कि जो पोलिंग पार्टी जाएगी उस पर हमला किया जाएगा। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बाकायदा चुनाव आयोग के साथ बैठक की है, और बैठक में ये तय किया गया है कि पूरी पोलिंग पार्टी को जो मतदान केंद्र पर पहुंचाया जाएगा वो एयरलिफ्ट किया जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, वोटिंग के बाद जो वोटिंग मशीन और पोलिंग पार्टी को फिर एयरलिफ्ट करके जो हेडक्वार्टर पे लाया जाएगा। तो साफ है, बड़े हमले की आशंका को देखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सर, मशीन और पोलिंग पार्टी को फिर शुक्रिया राजन। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के चुनावों को 2 चरणों में किया गया है, 11 और 19। इसी तरह के नक्सल हमले। तो आइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का एक कारवा शुरू करते हैं। हम आपको बता दें 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। कायदे से अगर ये चुनाव होते तो 2 दिग्गज नेता हैं, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी। कहने को अगर ये प्रेसिडेंशियल चुनाव होते तो ये दोनों चेहरे आमने सामने होने चाहिए थे। मगर सही बात है वाणी राव जी, अजीत जोगी बीजेपी के लिए इतने बड़े सिरदर्द नहीं है जितने बड़े सिरदर्द कांग्रेस के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अजीत जोगी जी जो कांग्रेस के बहुत हमारे शीर्ष नेता हैं, बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, बल्कि बीजेपी की हमेशा चिंता बनी रहती है कि जोगी जी जो हैं वो उनके लिए बहुत बड़े सिरदर्द हैं, और वो इतने पॉपुलर हैं कि वो किसी भी प्रकार से बीजेपी उनको ही घेरने में लगी रहती। क्या लगता है इस बार, चूंकि अजीत जोगी कांग्रेस के खिलाफ तेवर अपनाते नहीं दिख रहे, लिहाजा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चुनाव पूर्व घोषित किए हैं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस भी अजीत जोगी को, यदि उनकी सत्ता आती है, उस स्थिति में चाहे तो घोषित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। और हमारे यहां तो हम लोग पूरे चुनाव की तैयारी और उम्मीद के साथ में कि जनता तैयार है, चुनाव में मतदान करेंगे, और आने वाले समय में पुनः तीसरी बार डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिलासपुर आखिर क्यों इस बार के चुनाव इतने अहम हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय और दूसरे दल के प्रत्याशी मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। बिलासपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बिलासपुर, मस्तूरी, बेलतरा, तख्तपुर, बिलहा, कोटा और मरवाही। इनमें से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं मरवाही सीट से कांग्रेस के दिग्गज अजीत जोगी विधायक हैं, जबकि कोटा सीट से उनकी पत्नी रेणु जोगी विधायक हैं। जिले के विधायक अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इसके बावजूद शहर में साफ सफाई का बुरा हाल है। सड़कों में गड्ढे, गंदगी, जल भराव और ट्रैफिक की समस्या से यहाँ के लोगों को रोज जूझना पड़ता है। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बनाने के नाम पर जो गड्ढे खोदे गए हैं, उनमें गिरकर अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। जाहिर है जनता चुनाव में इन सारे सवालों का जवाब पाना चाहेगी।
बिलासपुर में 19 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि आप वोट जरूर डालें। तो हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। एक बहुत चर्चा की जाती है यहां की सीवरेज सिस्टम की, एक योजना जो कि 250 करोड़ की थी, आज 900 करोड़ की वो योजना हो चुकी है, जो काया पलट कर सकती थी बिलासपुर की, मगर सरकारी उदासीनता की वजह से अभी भी अधर में लटकी हुई है। हम क्यों ना अमर अग्रवाल जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। मैं बिल्कुल इस बात के लिए स्वीकार नहीं करता कि केवल अमर अग्रवाल जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री होने के कारण और खास करके उनका विधानसभा का क्षेत्र है। सीवरेज सिस्टम हमारे यहां केवल छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो बिलासपुर में इसको लागू किया गया है। सीवरेज सिस्टम में टाइम लगेगा, ये सबको मालूम है, क्योंकि ये बहुत 6 मौतें भी हो जाएंगी। मैं ये कह सकता हूं कि 6 मौतों की बात मैं नहीं करता। 6 मौतें आपकी जनता है, आपकी जनता। या तो मुझे जवाब देने दीजिए तो मैं जवाब दूं, और यदि आपको प्रश्न पूछने के बाद में अधूरी जवाब चाहिए और आप बात करेंगे तो आपकी इच्छा। 6 मौतें की बात मैं स्वीकार नहीं करता कि 6 मौतें हुई हैं। निश्चित रूप से समय लगने की और भी संभावनाएं हैं, और खास करके नगर निगम महापौर वाणी राव जी हैं, जो आज बिलासपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। यानी कि क्या यह कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान की वजह से आज बिलासपुर की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है? ये बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान का नतीजा नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जो है वो नतीजा है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट सन 2007 में लाया गया, उसके बाद लगातार नगरीय प्रशासन मंत्री जो पिछले कार्यकाल में भी अमर अग्रवाल जी थे, वो इस बात से, इस जिम्मेदारी से कतई नहीं मुकर सकते कि उनके रहते उनके कार्यकाल में कोई महापौर एक मंत्री से ज्यादा ताकतवर हो सकता है जो विपक्ष में बैठा हो। तो मैं ऐसा मानती हूं कि ये जो है, ये सीवरेज का प्रोजेक्ट जो है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा, और साथ ही साथ इतनी जो जाने गई, ये इस भ्रष्टाचार का। सवाल यह है कि क्या एक मंत्री जो है इस तरह के जवाब दे सकता है कि नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है? यह अपने आप में आपको नहीं लगता है कि उदासीन रवैया है सरकार का? मैं इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि उदासीन रवैया है। इसके लिए नगर निगम महापौर, क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं है कि नगर की यदि जनता ने उनको महापौर के पद पर उनको निर्वाचित किया है? क्या मैं ये कहूं कि केवल सरकार की जवाबदारी नगरीय निकाय में साफ सफाई की है, केवल वहां के निर्माण कार्यों की जवाबदारी केवल सरकार? तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? नहीं तो क्या नहीं तो क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि यदि महापौर हैं तो क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? तो मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्री के जी नहीं, चुने हुए जनप्रतिनिधि यदि पंचायत में है तो पंचायत के सरपंच की जवाबदारी है, यदि नगरीय निकाय में है तो महापौर की जवाबदारी। जवाब दीजिए। ये जितनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शब्दों में है और कागजों में है। सच्ची बात तो यह है कि मंत्री के बंगले से फाइल चलती है और मंत्री के बंगले से आदेश चलते हैं, और पूरी तानाशाही। मैं तो 4 साल पहले इलेक्ट हुई, पिछले 10 साल से जो मंत्री रहे वो कैसे कह सकते हैं कि इतने बड़े कार्यकाल में, जिसमें कि 2 महापौर आए और चले गए, और उनकी कोई दायित्व नहीं। उनके घर से पत्थर फेंकिए तो सीधे नगर निगम के कार्यालय में पहुंचेगा। इतनी दूर रहते हुए भी उन्हें ये नहीं मालूम था कि नगर निगम में इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। धर्मलाल जी, ऐसे में आपके जो तेवर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के कोई मायने ही नहीं है, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे एक दूसरा सवाल है, आबकारी मंत्री। नहीं, मैं रोक रहा हूं यहां पर। आपको केवल सीवरेज की चर्चा करनी है तो सीवरेज की चर्चा में आप अमर अग्रवाल जी को बुलाए होते और वाणी राव जी को। मेरा अगला सवाल आने ही वाला। जवाब अमर अग्रवाल जी थे, ये जवाब नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष का कोई जवाब थोड़ी है। आपने प्रदेश की समस्याएं, उनके एजेंडे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आपका कार्यक्रम है। केवल आपका एजेंडा सीवरेज है तो आपको अमर अग्रवाल जी को और वाणी राव जी को आमने सामने। चलिए अब मेरे ठीक है, नहीं, मेरे को एक बात बताइए, क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है? क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? क्या सीवरेज का मुद्दा बिलासपुर का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? चलिए, अगर आपको सीवरेज के मुद्दों का जवाब नहीं देना है तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देने से कतरा नहीं रहा हूं, लेकिन जिस बात को आप बोल रहे हैं कि ये सारी बात को तो अमर अग्रवाल जी यहां पर और वाणी राव जी दोनों आमने सामने उनको खड़ा करके पूछते तो ज्यादा अच्छे से जवाब जनता के समक्ष आ जाए। नहीं तो मुझे जवाब दीजिए, अमर अग्रवाल भी तो आबकारी मंत्री भी हैं। ये कहा गया है, आपकी सरकार की ये नीति है
कि एक तरह से शराब बंदी होगी, मगर आज जब मैं बिलासपुर में घूमता हूं तो महाराणा प्रताप की मूर्ति के आसपास में शराब का एक वो ठिकाना देखता हूं, मैं गांधी जी के मूर्ति के सामने शराब का ठिकाना देखता हूं। तो कहां है शराबबंदी, कहां है सरकार की नीति? मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो शराबबंदी की बात पहली बार यदि किसी ने आवाज उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आवाज उठाई है। आज इस आवाज को केवल उठाया नहीं है, 1,500 के जहां पर जनसंख्या है वहां से पूर्णतः शराबबंदी बंद किया है। 2,500 की आबादी के जहां पर गांव है वहां से शराबबंदी बंद किए हैं। और अभी प्रथम चरण द्वितीय चरण में हमने शराबबंदी को पूर्णतः लागू किया है। आने वाले समय में सरकार बनेगी, पूर्णतः नगरों से भी शराब। आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया कि इतने महत्वपूर्ण मूर्तियों के सामने लोगों की आस्था के प्रतीक के आसपास क्यों शराब के ठिकाने हैं? मैंने सवाल आपसे पूछा ही नहीं था जी। जहां तक स्थान की बात है, बिल्कुल आप शहर में जहां पर शराबबंदी की बात हम लोग लागू करने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में तीसरी बार सरकार बनेगी, हम 2,500 की आबादी के ऊपर में पहुंचेंगे और उस पर शराबबंदी के प्रतिबंध लगाएंगे। सवाल यह आपको लगता है कि एक तरह से आप लोग पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके पास 10 साल हैं, आपके पास चेहरा नहीं है, क्योंकि जोगी जी का जो एक छवि है वो एक किस्म के तानाशाह की छवि है और अभी भी कहते छत्तीसगढ़ की एक जनता ने उन्हें माफ नहीं किया उन 3 सालों के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कभी भी मुख्यमंत्रियों के चेहरे पहले से लगाकर और उसके बाद वोट नहीं मांगती। हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपने मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसलिए जोगी जी के ही संबंध में बार बार चर्चा करना मैं सोचती हूँ निरर्थक है। पार्टी ने यह तय नहीं किया कि अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी अपनी योजनाओं के साथ सभी कैंडिडेट्स को टिकट दी है। वाणी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोगी जी का इतना जनाधार, इतने बड़े नेता, फिर भी आप उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रही हैं। यानी कि मैं कहूं, अगर आपके लिए वो राजनीतिक सिरदर्द नहीं तो क्या है? कांग्रेस में कभी भी किसी ने मुख्यमंत्री कहीं पर भी किसी प्रदेश में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। मैं फिर कहती हूं, ये तो वो लोग करते हैं जहां पर ऊपर से आदेश आता है। सच पूछा जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से जो विधायक चुनकर आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री चुनना चाहिए और हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इसलिए कभी मुख्यमंत्री का नाम नहीं। लोगों का विश्वास बीजेपी पे इसलिए कम हो रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह की जो भी छवि हो, मगर ये जो त्रिमूर्ति है आपके मंत्रियों की, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके काम जो हैं वो डॉक्टर रमन सिंह को नीचे खींच रहे हैं। आपने 3 मंत्रियों का नाम यहां पर इंगित किया है, जो भी आरोप हैं, लेकिन जो अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं, अमर अग्रवाल जी पर्यटन के क्षेत्र में काम किए हैं, राजेश मूणत जी हमारे जो नए राजधानी के क्षेत्र में काम किए हैं, इस बात को मैं नहीं कहता। केंद्र ने जब पुरस्कृत करने की बारी आई है, इन तीनों मंत्रियों को केंद्र में यूपीए की सरकार है, उन्होंने सम्मानित किया। आपने तीनों मंत्रियों को जो सम्मानित किया है, तो आप समझ सकते हैं कि सम्मान किनको मिलता है। वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने सम्मानित किया है। तो डॉक्टर रमन सिंह के जो कार्यकाल है, उन कार्यकाल के जो योजना और नीति, उनको ऊपर ले जा रहे हैं। आपने सुनिए, आपने जिक्र किया कि अमर अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आंख फोड़वा और गर्भाशय घोटाला, ये दोनों मामलों में नर्सिंग होम्स पे कार्रवाई की बात की गई थी, मगर फिर कार्रवाई जो है वहीं पर दफन कर दी गई। तो यह है स्वास्थ्य मंत्री का काम? कोई स्वास्थ्य मंत्री जाकर के ऑपरेशन नहीं करता, लेकिन जवाबदारी की बात है। विधानसभा में बातें आई हैं, विधानसभा में स्वीकार किया है, हम उसकी जांच करेंगे, जांच हुई है और जिनके ऊपर जो दोषी होंगे सख्ती से कार्रवाई करेंगे, कहीं मुरब्बत नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं सीवरेज सिस्टम के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, गर्भाशय और ये घोटाले होते हैं उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं करता, तो सरकार की जिम्मेदारी कहां है? मैंने कहा है, मैंने तो कहा है विधानसभा में, मैं आसंदी पर बैठा हुआ था। जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? हमारे मंत्री ने जवाब दिया है वहां पर कि जो जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्या आपको सरकार के रवैये में इन मामलों को लेकर संजीदगी दिखाई देती है? आप किस तरह से अलग भिन्न साबित हो सकती हैं? मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। कार्रवाई तब करेंगे जब इनकी सरकार बनेगी। अभी तो मुझे इनकी सरकार बनती नहीं दिख रही। जब मौका था तो इन्होंने कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात ये कि ये छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा अनोखा प्रदेश है
जब शराब बेचने वाला मंत्री भी वही और दवाई देने वाला मंत्री भी वही। ये जो कॉम्बिनेशन है, यहीं पर सारे भ्रष्टाचार की जड़। गुटखे पर तो बैन है ना छत्तीसगढ़ में। ये जो मैना गुटखा कंपनी किसकी है? ये मुझे मालूम नहीं है। अमर अग्रवाल जी की नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। चलिए, आपके सरकार के मंत्री हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों से सवाल पूछते हैं और लोगों क्या क्या कहना है, बताइए। मैं पूछना चाहूंगा धर्मलाल कौशिक जी से कि बिल्हा में जो हमारा एक्सिस्टिंग हवाई पट्टी है, ये मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित हुआ, छत्तीसगढ़ में दूसरा हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप रायगढ़ को प्रस्तावित हुआ, वहां के विधायक होते हुए उनने क्या कार्रवाई की, मैं जानना चाहूंगा। जवाब दीजिए इसका। शायद भाई साहब को मालूम नहीं है कि यहां पर छावनी आ रही है। 93 करोड़ रुपए कंपनसेशन की राशि जमा हो गई है और ये जो वहां का हवाई पट्टी है वो भी छावनी के अंतर्गत है। आप जो कल्पना करते हैं उससे अच्छा हवाई पट्टी आने वाले समय में उसका निर्माण होगा और छावनी के अंतर्गत ही उस हवाई पट्टी को जोड़ करके कार्रवाई, बशर्ते तीसरी बार आप सरकार बनाए। चलिए और लोगों से हम सवाल लेते हैं। मेरा सवाल धर्मलाल कौशिक जी से है कि 12 बच्चियों के साथ में झलियामारी जो जगह है वहां पर लगातार 2 साल तक बलात्कार हुआ और इनके गृह मंत्री कहते हैं कि उन बच्चियों का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं था। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। सवाल यह है, जब इस तरह के बयान आपके गृह मंत्री की तरफ से आएंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा गवर्नेंस में, आपके मंत्रियों में। जो घटना घटी है निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं। उसकी जांच हुई है, उस पर जो दोषी पाए गए हैं उसके ऊपर कार्रवाई किए हैं और आगे भी उसके ऊपर जो जैसी स्थिति आएगी सख्ती से कार्रवाई। उनका सवाल था आपके गृह मंत्री के रवैये पर। गृह मंत्री का जवाब देने के लिए मैं यहां पर नहीं खड़ा हुआ हूं। चलिए, मैं नहीं जानता आप किन किन का जवाब देंगे। चलिए और भी लोगों से सवाल। सर, मैं धर्मलाल कौशिक जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक मैंने सुना था कि गरम समोसे बिकते हैं, गरम जलेबियां बिकती हैं, पर रात दिन गरम गरम सड़कें कब से परोसी जा रही है? क्या ये सिर्फ चुनावी विकास है कि चुनाव के बाद भी ये ऐसी रहेंगी? चलिए हम और भी सवाल लेते हैं, और भी लोगों से सवाल लेते हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में भी मैंने देखा था कि जब भी चुनाव होता है बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ में, तभी आप सड़कें क्यों बनवाते हैं? बाकी 5 साल आपके मंत्री कहां गायब रहते हैं? बिल्कुल, ये हर जगह कहानी दिखाई देती है। और भी लोगों से बात। सर, मैं माननीय कौशिक जी से ये पूछना चाहता हूं कि सन 2003 के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीपीएल के कार्ड की संख्या 19 लाख थी। आज 2013 में छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्ड की संख्या 40 लाख है। तो आप लोग इसी को विकास कहते हैं क्या? सवाल और भी लोगों से हम करते हैं। आइए। मैं माननीय धर्मलाल कौशिक जी से एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अपने नगर पंचायत बोदरी में अपने विधायक फंड का 5 साल में कितना पैसा दिए हैं और कितने जगह शिलान्यास किए? ये सवाल का जवाब तो आप दे सकते हैं। ताजुब की बात यह है कि आपके पास आपके सरकार की नीतियों का कोई जवाब नहीं है। कम से कम इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बोदरी नगर पंचायत में जो विकास के कार्य हैं, करोड़ों रुपए की राशि नगर पंचायत बोदरी में दिए हैं और आज वहां पर मैं लगातार 15 साल से मेरे प्रयास से आज वहां हम चाहे सड़कों के लिए हो, लाइट के लिए हो, बिजली के लिए हो या स्मशान घाट के लिए हो, मुक्ति धाम के लिए हो या तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हो, चारों दिशा में बोदरी नगर पंचायत में काम जारी है। और केवल बोदरी नगर पंचायत नहीं, हमारे 6 नगर पंचायत है, 6 नगर पंचायत में काम। सवाल अब आपसे यहां पे वाणी राव जी, लोगों ने 10 साल देखे हैं डॉक्टर रमन सिंह के, उनकी छवि एक साफ सुथरी सभ्य नेता की है, मगर जब अजीत जोगी एक विकल्प के तौर पर दिखाई देते हैं तो लोगों में एक डर बैठ जाता है। वो अजीत जोगी जिन्होंने आपको भी हराया, कांग्रेस को भी हराया, उनके लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा खतरा बने रहते हैं, तो लोग कांग्रेस पे क्यों भरोसा करें? ऐसी सबसे पहली बात तो यह है कि बार बार ये बात क्यों होती है कि अजीत जोगी विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं और विकल्प कई हो सकते हैं और ये सब चीजें जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद तय होगा। अजीत जोगी जी एक बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी, बस्तर में चुनाव का मैनेजमेंट हुआ, वो कांग्रेस की सरकार के पतन का बहुत बड़ा कारण था। और चुनाव मैनेजमेंट के इनके फंडे आज भी हम देखते हैं, पिछले 10 सालों से ये उसी फंडे से चुनाव जीतते आए हैं। इस बार इनको जवाब मिलेगा कि फंडा मैनेजमेंट फंडा फेल होगी। मुझे तो वो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग याद आता है कि बीजेपी से नहीं अजीत जोगी से डर लगता है साहब। चलिए और लोगों से सवाल लेते हैं, और भी लोगों से सवाल लेते हैं, पीछे जाते हैं लोगों से सवाल लेने। आइए।
मैं कौशिक जी से पूछना चाहूंगा, ये प्रदेश की जिम्मेदारी तो नहीं ले रहे हैं, मैं इनके विधानसभा के 2 सवाल इनके सामने रखना चाहता हूं। संक्षिप्त में जी, इनके विधानसभा में, इनके कार्यक्रम में, बिल्हा में, इनके भाजपा के कार्यक्रम में, इनके भाषण के बाद उस टेंट के नीचे से वहां के माइक वाले की लाश मिली, उसका इनने अभी तक क्या कार्रवाई करी? दूसरी, इनके विधानसभा बिल्हा में रेलवे स्टेशन से 2 महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है और उसमें से एक लड़की को 3 दिन तक बलात्कार करने के बाद महाराष्ट्र में मिलती है, उसका ये क्या जवाब देंगे? और भी लोगों से सवाल लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उस समय गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बननी थी, लेकिन भाजपा ने दलगत से भावना से उठकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, किंतु 2.5 साल में जोगी जी ने आकर जो अत्याचार और इसमें दहशत फैलाया, वो आज तक इस जनता नहीं उभर पाई। देखा, ये वाणी राव जी, यही सवाल जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को उनके तेवर से डर लगता है और यही वजह है कि कांग्रेस अगर जनता में जाएगी विश्वास हासिल करने के लिए, तो आप लोगों की समस्या वो 3 साल, वो 2.5 साल दोबारा फिर से आएंगे। अगर छत्तीसगढ़ की जनता को जोगी जी से डर लगता तो भारतीय जनता पार्टी बार बार जोगी जी का नाम लेती नहीं, वो स्वयं इनसे डरती है। पहली बात तो ये, वो उनकी पॉपुलैरिटी से डरती है। मैं कह सकती हूं इस बात को कि इन्हें डर है सिर्फ जोगी जी की पॉपुलैरिटी। ऐसा है क्या? जी, डर लगता है जोगी जी से। किनको डर लगता है आपको मालूम है, और मुझे जोगी जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जोगी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यदि जोगी जी के जो भी चिंता किए हैं, तो मैं आज कह सकता हूं कि हम लोग उनके भगवान से यही कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार से आपका फायदा करते रहें, आपका फायदा करते रहें। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, मगर हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि वो बड़ी तादाद में जाएं। 11 और 19 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 8 दिसंबर को वो एबीपी न्यूज पर काउंटिंग देखें। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी। आप देख रहे थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।